हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिफ्लाई यूट्यूब चैनल अगेन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे हमने इसके कंसेप्ट देख लिए हैं और उसी कंसेप्ट के बेसिस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देख लिए। अगर आपने आगे के 3 वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारी ही चैनल पर जाकर उन 3 वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। उसमें सारे कंसेप्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन किए हुए हैं और सारे फॉर्मूलाज भी उसमें दिए हुए हैं, जिसमें से आप नीट और जेडब्ल्यू के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और साथ ही में उस वीडियोस में हमने उस कंसेप्ट के बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारी पैटर्न्स के क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाए वैसे हमने सारे क्वेश्चंस उसके अंदर करवाए। आज लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12 का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12। Okay, so first question says that we have a 2-point charges A and B. एक जो है वो प्लस Q है और एक जो है वो माइनस Q है। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट बना लेता हूं, 1A and B। एक के ऊपर चार्ज दे दिया है प्लस Q, एक के ऊपर दे दिया है माइनस Q। उसके बाद हमें बोला है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर अपार्ट है देन फोर्स बिटवीन देम इज F। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कोई भी एक डिस्टेंस, लेट अस से इट इज R, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स F जितना है। तो मैं लिख सकता हूं कि F इज इक्वल्स टू K टाइम्स Q डिवाइड बाय R स्क्वायर which is equals to KQ square डिवाइड बाय R स्क्वायर। आप चाहो तो इसे नेगेटिव भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्शन टाइप का होगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव एक लगा देते। चलिए, उसके बाद हमें बोला है इफ 25% ऑफ द चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, अगर A में से B को 25% चार्ज हम ट्रांसफर कर दे तो उनके बाद इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने बेसिकली इसमें से 25% चार्ज दे दिया है। तो हमारे पास पहले जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी प्लस Q और दूसरे जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी माइनस Q। दिस बिफोर ट्रांसफरिंग द चार्ज। उसके बाद ट्रांसफर करने के बाद जो Q1 हमारा नया बन जाएगा वो हो जाएगा Q माइनस Q बाई 4। 25% यानी कि डिवाइड बाय 4, उसी को ही 25% बोलते हैं। तो टोटल Q था, उसमें से 25% यानी कि Q बाई 4 मैंने ले लिया। तो अभी Q1 डेस्क कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3Q डिवाइड बाय 4 जितना। और जो Q2 डेस्क चार्ज है वो पहले माइनस Q था, अभी उसमें Q बाय 4 ऐड हो गया। बेसिकली Q बाय 4 चार्ज यहां से निकल चुका है और Q बाय 4 चार्ज इसमें ऐड हो चुका है, तो यहां से मैंने ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर। तो अभी ये कितना हो जाएगा, ये -4 + 1 दैट इज -3Q डिवाइड बाय 4। ये मुझे मिल गए नए चार्जेस। अभी अगर मुझे नया फोर्स फाइंड करना है तो मैं बोल सकता हूं F डेस्क इज इक्वल्स टू K Q1 डेस्क Q2 डेस्क डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये मेरा बन जाएगा नया फोर्स। अच्छा, तो अभी ये F डेस्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 डेस्क और Q2 डेस्क का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इंटू R स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव ही रहेगा। ये है 9Q का स्क्वायर, ये 9 है और ये है Q का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 R का स्क्वायर। तो देखिए, इसमें से F डेस्क इज इक्वल्स टू -KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये तो मेरा F ही बन गया, -KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर ये रहा, तो उसको मैंने F ही बोल दिया। और उसके बाद क्या बच रहा है, 9/16। तो उसका मतलब कि F डेस्क जो है वो 9 टाइम्स F/16 बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये एक नीट का PYQ था। चलिए, इसी के ऊपर से और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमें बोला है कि वी हैव 2 चार्जेस, 2 चार्जेस है हमारे पास, वन है 3 माइक्रोकूलम एंड अदर इज 8। वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 40 न्यूटन। नाउ इफ -5 माइक्रोकूलम चार्ज इज एडेड टू ईच ऑफ देम, दोनों में -5 माइक्रोकूलम अगर हम ऐड कर दे, देखिए बेसिकली चार्ज ट्रांसफर या फिर चार्ज चेंज हो तो कितना फोर्स चेंज होगा उसी के बेसिस पर के क्वेश्चंस है। उसमें हमें बोला था कि 25% चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, इसमें बोला है कि दोनों में -5 ऐड कर दिया है। आगे जाके ये भी बोल सकते हैं कि दोनों को टच करके सेपरेट कर दिया। तो इन सभी केसेस में फोर्सेस कैसे कैसे चेंज होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें Q1 इज इक्वल्स टू दिया है, Q1 इज इक्वल्स टू दिया है 3 एंड Q2 इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोकूलम, राइट। और उसके बाद दोनों में -5 ऐड किया जा रहा है, तो जैसे हम दोनों में -5 को ऐड करेंगे मैं बोल दूंगा Q1 डेस्क इज इक्वल्स टू 3 - 5 विच इज -2 एंड Q2 desk is equals to 8 - 5 which is equals to +3.
इस तरीके से मुझे Q1 डेस्क और Q2 डेस्क मिल गए। नाउ अगर मुझे ये बोला है कि फोर्स दूसरा कितना हो जाएगा तो मैं सीधा दोनों का रेशियो भी ले सकता हूं, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है तो K तो दोनों में सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही रहेगा। अगर दोनों का रेशियो लूंगा तो K और R तो वैसे भी कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो मैं बोलूंगा F डिवाइड बाय F डेस्क इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइड बाय Q1 डेस्क Q2 डेस्क, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले कितना फोर्स लग रहा था वो ऑलरेडी गिवन है, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो यहां पर मैंने लिख दिया 40 डिवाइड बाय F डेस्क इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 that is 24 divide by Q1 desk Q2 desk that is minus of 6, 3 into minus 2 that is minus 6। तो ये जो है वो बन जाएगा 4 यानी कि -4। तो F desk को हम इस तरफ लेकर जाएंगे, F desk is equals to minus of 40 by 4 which is equals to minus of 10 न्यूटन फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हमने सिर्फ रेशियो ले लिया है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है इसके बेसिस पर पूछा जाने वाला, वो भी देखते आइए। चलो, इसमें हमें बोला है दैट वी हैव टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ द इक्वल रेडियस। ठीक है, दोनों का रेडियस जो है वो इक्वल दिया है, ऑफ इक्वल रेडियस हैव द चार्जेस +10 एंड -20। ऐसे दो चार्जेस है और उनको हमने कुछ r डिस्टेंस पर रख दिया है। उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। अगर वो दोनों को कांटेक्ट में लेकर जाए, ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड, तो अभी जो उनका नया फोर्स होगा, और सेम डिस्टेंस ही रखना है, तो अभी जो उनका नया फोर्स उनको एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। देखिए, दो चार्जेस है, वन इज 10 माइक्रोकूलम एंड अदर इज -20 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है और इन दोनों के बीच में F1 फोर्स लग रहा है। तो F1 इज बेसिकली इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। फिर से एक बार, अगर दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि सेम डिस्टेंस होगा, अगर वो सेम ही रहेगा तो रेशियो लेते टाइम R तो कैंसिल हो जाएगा, K भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल मीडियम हमें बीच में कुछ रखा है ऐसा दिया नहीं है, तो हम दोनों को वैक्यूम ही मान के चलेंगे। तो दोनों के लिए इट इज 9 × 10⁻⁹, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भी मैं बोल सकता हूं, अच्छा पहले हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं कि क्या होता है। तो पहले Q1 और Q2 यही थे, उसके बाद Q1 डेस्क और Q2 डेस्क मुझे चाहिए। तो अगर रेडियस सेम है, इक्वल रेडियस है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2। Q1 + Q2 हो जाएगा -10, 10 - 20 which is -10, -10 डिवाइड बाय 2 इज -5। तो बेसिकली इसको मिलेगा -5 और इसको भी मिलेगा -5। मैं यहां पर लिख देता हूं कि दोनों को जो नया चार्ज मिलता है Q न्यू कॉन्टेक्ट में आने के बाद, वो होता है Q1 + Q2 डिवाइड बाय 2। इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, उतना दोनों को मिल जाता है। चलिए, तो फिर से हम एक बार फोर्स का रेशियो लिख लेते हैं। F1 नए फोर्स को मैं बोल देता हूं F2, इसका फोर्स होगा Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल में, और इसका फोर्स होगा Q1 डेस्क Q2 डेस्क के प्रोपोर्शनल में। ये डेस्क है। चलिए, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 इज -200 डिवाइड बाय Q1 डेस्क इंटू Q2 डेस्क विच इज बेसिकली +25। तो +25 और 200 का रेशियो होता है 8। तो उसका मतलब कि देयरफॉर F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 8/1। तो अगर मुझे F2 चाहिए तो F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा F1 डिवाइड बाय 8, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, -200 का यहाँ पर नेगेटिव है। तो F2 इज इक्वल्स टू -F1/8। हमें क्या पूछा है? अच्छा, हमें तो रेशियो पूछा है, तो ये रहा रेशियो, तो हमें मिल ही चुका है। F1 डिवाइड बाय F2 इज -8/1 विच इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2। ये रहा, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हो गए 3 अलग अलग टाइम के कूलम के क्वेश्चन। एक में आपको बोला था कि 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया, एक में बोल दिया कि दोनों में इतना चार्ज ऐड कर दिया, एक में आपको ऐसा बोल दिया कि अगर दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए और फिर सेपरेट कर दिया। तो इन सारे केसेस में हम फोर्स के रेशियो निकाल सकते हैं, दूसरा फोर्स पहले से कितना गुना हो जाएगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so a charge particle of the mass 5 × 10⁻⁻5 किलोग्राम is held stationary in a space by placing it in a electric field। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कुछ मास का ऑब्जेक्ट है, वो हमने रख दिया है, और हमें ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ 10⁻⁷ डायरेक्टेड
वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक डाउनवर्ड्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली मेरे पास, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा है एक मास m, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, और इस m मास की वैल्यू हमें दी है 5 × 10⁻⁻5 kg। ठीक है, अभी हमें बोला है द चार्ज ऑन द पार्टिकल। अगर मुझे इसको स्टेशनरी रखना है इसके अंदर, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना चार्ज रखना पड़ेगा। तो पहले तो जो भी m मास का ऑब्जेक्ट होता है उसको नीचे की ओर एक फोर्स लग जाता है mg, वो तो लगेगा ही अगर हम अर्थ पर है तो। अगर इसको मुझे स्टेशनरी रखना है तो इसका टोटल फोर्स 0 करना पड़ेगा, और टोटल फोर्स 0 करने के लिए उसको हमें कहां फोर्स देना पड़ेगा, ऊपर की ओर देना पड़ेगा। तो मुझे एक फोर्स ऊपर की ओर चाहिए, इसके लिए मुझे इसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे इसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज आप ये तो सोच ही सकते हो कि इसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहिए या नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव दे दूंगा तो पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो ज्यादा जोर से ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मैं नेगेटिव दूंगा तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में फोर्स लगता है, तो ऊपर का फोर्स mg को बैलेंस करेगा। यानी कि सबसे पहली बात कि मुझे इसे नेगेटिव चार्ज ही देना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में अगर पॉजिटिव वाले चार्ज के ऑप्शन है तो वो तो आप पहले ही निकाल दो, पहले ही एलिमिनेट हो गए। अभी सिर्फ बचा नेगेटिव वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हमें इसे कितना चार्ज देना चाहिए, तो हमें बेसिकली उतना चार्ज देना चाहिए सच दैट mg शुड बी इक्वल्स टू QE। एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तब उसको जो फोर्स लगता है उसको डिनोट किया जाता है QE से। I want to find Q, so Q is equals to mg divided by electric field। मास आपको दिया हुआ है which is 5 × 10⁻⁻5, G की वैल्यू होती है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो गिवन which is 10⁻⁷। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सिर्फ कंसेप्ट उतना है कि mg इज इक्वल्स टू QE होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड होता तो मुझे mg को बैलेंस करने के लिए फोर्स भी ऊपर ही लगाना है, तो पॉजिटिव चार्ज देना पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करता जो mg को बैलेंस करता, तभी जाके ये दोनों बैलेंस होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट through a vertical distance h in a uniform and vertical upward directed electric field। एक upward directed electric field है हमारे पास, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है। The direction of the electric field is now reversed। उसके बाद हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको हमने रिवर्स कर दिया, is now reversed keeping its magnitude same। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं किया है। A proton is now allowed to from, तो इसके अंदर हमने जो है एक प्रोटॉन को फॉल करने दिया है through the same vertical distance h। The time of fall of the electron in comparison to the time of the proton। इलेक्ट्रॉन जल्दी से नीचे आएगा या फिर प्रोटॉन जल्दी से नीचे आएगा। अगेन ये भी एक नीट का अच्छा सा PYQ है, आइए हम देखते हैं इसका आंसर। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में फोर्स लगता है, तो इसको नीचे एक फोर्स लगेगा QE और इसको mg तो लग ही रहा है। अब प्रोटॉन की बात करते हैं, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो mg तो इसको भी नीचे ही लगेगा, लेकिन प्रोटॉन को फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो प्रोटॉन को भी नीचे की ओर ही QE फोर्स लगेगा। दोनों को फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है। देखो मैं दोनों के फोर्सेस आपको लिख देता हूं, ठीक है। मैंने लिख लिया है फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू MEG, ये है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू G, प्लस एक mg का फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है QE का फोर्स। अच्छा, Q में E का यानी कि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज चार्ज इज सेम फॉर बोथ, सिर्फ मास का ही वेरिएशन है, ठीक है। अभी इस Fe को मैं लिख दूं Ma, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू A, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू Me इंटू J प्लस QE। तो उसको एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो हो जाएगा G प्लस QE डिवाइड बाई M। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको पता हो कि एक्सेलरेशन QE बाई M होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो मैंने डिटेल में लिख दिया है। तो ये है इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला एक्सेलरेशन, तो इसी के ऊपर से प्रोटॉन को मिलने वाला एक्सेलरेशन हो जाएगा G प्लस QE डिवाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन। सिंपल। हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है या प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो उसका आंसर है कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जिसको एक्सेलरेशन कम मिल रहा है वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा,
तो वो धीरे धीरे नीचे आएगा। जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है वो जल्दी जल्दी वेलोसिटी बढ़ाएगा और जल्दी जल्दी नीचे आएगा। तो जिसका एक्सेलरेशन कम है, रिपीट कर रहा हूं मैं, जिसका एक्सेलरेशन कम है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, तो उसका टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। तो एक्सेलरेशन जिसका कम है उसका टाइम बेसिकली ज्यादा रहेगा, which means time of the proton is greater than time of the electron। अभी देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की कंपैरिजन में कम टाइम लग रहा है, सो योर आंसर विल बी स्मॉलर। इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा। यहां पर 5 टाइम्स 10 टाइम्स वाले तो ऑप्शन वैसे भी नहीं आएंगे क्योंकि स्मॉलर टाइम लग रहा है, ग्रेटर तो लग ही नहीं रहा है। अगर इसमें भी आपको लेसर टाइम वाले ऑप्शन दिए होते तो वो भी वैलिड नहीं होते, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, 1800 टाइम्स तकरीबन उतना डिफरेंस उसमें होता है। तो ये 5 टाइम्स 10 टाइम्स है तो वैसे भी आपका काम नहीं बनने वाला था। ठीक है, हमें सिर्फ यही देखना था कि इक्वल आता है या स्मॉलर आता है। तो इक्वल तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा बिकॉज मास इज डिफरेंस, और यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का टाइम जो है वो कम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें हमें एक, मैं यहाँ पे से आपको ड्रॉ करके देता हूँ, एक ब्लॉक है बेसिकली, और उस ब्लॉक को हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और उसके ऊपर हमने एक चार्ज क्यू दिया है, और ये जो स्प्रिंग है वो ऑसिलेट कर रही है। उसके बाद आपको बोला है कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है इसको इस तरीके से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देने के बाद इसका जो SHM होगा, उस SHM में क्या चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन गिवन है, हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन चेक करना है। तो सबसे पहली बात देखिए, आपको इसमें पूछा है कि फ्रीक्वेंसी और मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी मीन पोजीशन, सारे ऑप्शंस जो है वो उसी के रिगार्डिंग है। तो हमें पहले ये चेक कर लेना है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा या नहीं और मीन पोजीशन में चेंज आएगा या नहीं। तो हम सभी को पता है कि ये स्प्रिंग ब्लॉक का ऑसिलेशन है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड है 2 पाई √m/k। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये टाइम पीरियड एक्सेलरेशन या फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो नहीं, ये एक्सेलरेशन या फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। जो F = kx आप 11th में लिख रहे थे, वहां पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट था उसके ऊपर डिपेंड करता है और m के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको फोर्स बढ़ा दो, घटा दो, कुछ भी कर दो, आप इसको अर्थ के ऊपर वर्टिकल रख दो, अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टल रख दो, कैसे भी रख दो, इसका टाइम पीरियड यही रहेगा। और अगर टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड सेम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो उसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी। तो सेम फ्रीक्वेंसी, दो ऑप्शन तो पहले ही निकल गए। ठीक है, ये C और D, ये C और D, ये दोनों तो पहले ही निकल गए। अभी हमें देखना है कि मीन पोजीशन का क्या होगा। तो मीन पोजीशन किसको बोलते हैं? मीन पोजीशन उसको बोलते हैं जहां पर टोटल फोर्स 0 हो जाए। ठीक है, एक ऑसिलेटर का वो पॉइंट जहां पर टोटल फोर्स 0 है उसको बोलते हैं उसका मीन पोजीशन। तो पहले आपके पास जो स्प्रिंग था, ये एक ब्लॉक है और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे रहेगा तो टोटल फोर्स 0 है, तो ये मीन पोजीशन है। अभी क्या होगा कि अगर मैंने इसको Q चार्ज भी दे दिया और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज को फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो अभी यहां पर इसका नेट फोर्स 0 नहीं बनेगा। अभी इसको यहां पर QE जितना फोर्स लगेगा और QE फोर्स की वजह से ये ब्लॉक अंदर भागेगा। जैसे ही ये ब्लॉक अंदर भागेगा, स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स इसको बाहर धक्का मारेगा, और जैसे ही ये अंदर आएगा स्प्रिंग का फोर्स और बढ़ेगा, स्प्रिंग का फोर्स और बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगा रहा है और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट में ही जाता है। तो इसको इस तरफ का फोर्स लगेगा QE और इस तरफ का फोर्स लगेगा KX। तो सबसे पहली बात आपको यह समझ जाना चाहिए कि मीन पोजीशन सेम जगह पर नहीं रहेगा, क्योंकि जहां पर मीन पोजीशन स्प्रिंग का है, नेचुरल लेंथ है, वहां पर तो इसको QE फोर्स लग रहा है और तब स्प्रिंग का भी कोई फोर्स नहीं आया है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो नेचुरल लेंथ पर है। जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगा उसके बाद स्प्रिंग का फोर्स आएगा, तो मीन पोजीशन तो यहां नहीं रहेगा। आगे जाते जाते ये KX बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे X बढ़ेगा वैसे वैसे K बढ़ता जाएगा। जहां पर ये दोनों सेम हो जाएंगे वहां पर आपको फिर से मीन पोजीशन मिलेगा। तो बेसिकली आपका मीन पोजीशन है वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कितना राइट हैंड साइड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? जहां पर ये दोनों फोर्स सेम हो जाए। QE is equals to KX, so X is equals to QE/K। अगर आपको मीन पोजीशन पूछे तो आप वो भी यहां से फाइंड कर सकते हैं, और कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? तो राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी एंड शिफ्टेड मीन पोजीशन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स each of the mass m and charge q are placed at a distance of the 16 सेंटीमीटर। दो पार्टिकल्स है, दोनों का मास जो है इक्वल है, दोनों का चार्ज जो है वो भी इक्वल है, उनको एक सर्टेन डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, दैट डिस्टेंस इज 16 सेंटीमीटर, वहां पर हमने उसे रखा है, एंड दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो हमें q बाय m की वैल्यू बतानी है। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स का मतलब है कि इसको ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। तो इसको ग्रेविटेशन फोर्स तो ऑलवेज अट्रैक्शन ही लगता है, F ड्यू टू ग्रेविटी, और क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो इसको एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा विच इज FQ, ये F है, ठीक है, FQ। तो एक कूलम का फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटी का लगेगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों सेम हो जाएंगे तो कोई एक्सपीरियंस फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही करना है कि FG इज इक्वल्स टू FC। FG की वैल्यू है G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। दोनों का डिस्टेंस तो वही है 16 सेंटीमीटर, कैंसिल हो जाएगा। दोनों का मास भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूं gm स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर। इसमें से हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है वो है q बाय m, तो पहले हम q बाय m बना लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा देयरफॉर g डिवाइड बाय k इज इक्वल्स टू q स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। दोनों साइड हम रूट निकाल लेते हैं, तो ये हो गया देयरफॉर अंडर रूट g बाय k इज इक्वल्स टू q बाय m। रेशियो मिल गया हमें, देख लो ऑप्शन में। अच्छा, ऑप्शन जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है, ये कूलम्स कांस्टेंट है, तो देयरफॉर g अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेसिकली ऊपर आ जाएगा बिकॉज k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका रूट विच इज इक्वल्स टू q बाय m। चलिए अब देख लेते हैं, ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला, इसमें क्या ध्यान रखना है वो आगे हमने और जो 3 लेक्चर चले गए उसमें ऑलरेडी बता दिया था, उसमें इसी कंसेप्ट के एक दो और क्वेश्चंस भी कंसीडर कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिजिफ्लाई यूट्यूब चैनल पर जाइए और इसी चैप्टर 1 के आगे के जो 3 लेक्चर आपने मिस कर दिए उसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 2 point charge is placed at a certain distance r in air। 2 point charges है, r डिस्टेंस पर रखे है, एयर में रखे है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो F फोर्स लगा रहे हैं। Then the distance r dash at which these charges will exert the same force in this medium of dielectric constant K। बेसिकली हमें ऐसा बोला है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स, चार्ज हम इसका Q या कुछ भी मान लेते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है F इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ऐसा फोर्स है। उसके बाद हमें बोला है कि द डिस्टेंस आर डैश, यानी कि डिस्टेंस हमने कुछ चेंज कर दिया है, पहले डिस्टेंस आर था अभी आर डैश हो गया है, जहां पर ये दोनों सेम फोर्स लगाएंगे लेकिन मीडियम के अंदर। तो पहले तो अगर इन्हीं दो चार्जेस को मैं किसी मीडियम के अंदर रख दूं, ये हो गया मान लो कि कोई आपका मीडियम, ठीक है, मीडियम के अंदर में रख दूं तो इनका फोर्स कितना हो जाएगा, तो इनका फोर्स जो है वो हो जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू 1/K, या फिर इसको लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय के आर स्क्वायर। बेसिकली पहले जितना फोर्स था उससे डिवाइड बाय के हो जाएगा। ये जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के है, कैपिटल के, ये जो है वो कूलम्स कांस्टेंट का के, लेकिन अगर उसी डिस्टेंस पे रखूंगा तो ऑफ कोर्स फोर्स जो है वो डिवाइड बाय के हो जाएगा, तो मैंने उसका डिस्टेंस चेंज कर दिया, मान लो कि आर डैश कर दिया। अभी ये डिस्टेंस करने के बाद ये फोर्स भी इसके जितना ही हो जाना चाहिए, ये दोनों फोर्सेस सेम हो जाने चाहिए, एफ डैश और एफ। तो अगर मैं दोनों को मिला दूं तो मैं लिखूंगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल के इंटू आर डैश स्क्वायर। अगर यहाँ पर आर डिस्टेंस ही रखता तो दोनों फोर्सेस सेम नहीं होते, आर डैश रखा है तब जाके सेम हुए, तो वो नया डिस्टेंस ही तो मुझे फाइंड करना है। तो इसमें स्मॉल के और क्यू स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, हमें डायरेक्टली मिल जाता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल के आर डैश का स्क्वायर। तो आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय के, तो आपका आंसर आ जाएगा आर डिवाइड बाय रूट के, आर डिवाइड बाय रूट के। ये रहा ऑप्शन 3 में।
r डिवाइड बाय रूट के। चलिए इसमें से आप ये भी पता कर सकते थे कि आपका आंसर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो कभी आ ही नहीं सकता था। सेम भी आप नहीं रख सकते क्योंकि सेम डिस्टेंस पर मैं अगर रखता तो फोर्स कम हो जाता, तो कम ही हो जाता। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता तो फोर्स तो और कम हो जाता ना। मुझे तो फोर्स सेम करना था, कम हो गया उसको सेम करना था, तो मैं क्या करता, उसका डिस्टेंस घटाऊंगा, तभी तो जाके वो पहले जितना वापस से मुझे फोर्स देगा। तो आपका आंसर आ जाएगा r डिवाइड बाय रूट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिगर बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द टू पॉजिटिव चार्ज EA, EB, EC। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ABC पर हमें दिए है, हमें बताना है कि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो A पॉइंट है वो ज्यादा नजदीक है और बी पॉइंट उससे दूर है, क्योंकि ए पॉइंट देखो डायग्राम के अंदर ही आ चुका है, लेकिन बी पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी दूर है, वो और ज्यादा दूर है। तो बेसिकली बी का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम ही होगा ए वाले से, और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सेंटर में पड़ा है। नल पॉइंट का कंसेप्ट लगता है, यहां पर कोई फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। फिर से अगर आपने नल पॉइंट नहीं देखा है तो आगे के वीडियो में जाइए, फिजिफ्लाई की यूट्यूब चैनल में से आगे के जो 3 वीडियोस आपके चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 12 के चले गए उसको रिफर कर लीजिए। यहां पर कोई फोर्स नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो सी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बेसिकली उससे भी कम हो जाएगा। तो सी का सबसे कम यानी कि 0, उससे थोड़ा ज्यादा अगर हम बात करें तो बी, और उससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए। ईसी जो है वो आपका रहेगा सबसे कम, ईसी ये रहा सबसे कम है। उसके बाद हमारे पास है ईबी और ईए। तो ईसी सबसे कम, ईबी उससे ज्यादा और ईए उससे भी ज्यादा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हमें पूछा है कि कौन सा जो है वो हमें सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहा है, और आपको ये भी बोला है कि ये अनचार्ज स्फीयर ऑफ द मेटल है, यानी कि कंडक्टिंग स्फीयर है। तो आप सभी को पता है कि जो भी कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर रहती है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे ही है, ऐसे है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, इस सरफेस के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ऑप्शन निकल जाएगा। ये ऑप्शन भी उसी वजह से निकल जाएगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, कंडक्टर उसको अट्रैक्ट करके खुद की ओर नहीं खींच लेता है, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर भी है, उसमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई है। तो यहां भी ये परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर है और यहां भी परपेंडिकुलर। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, थिन कंडक्टिंग रिंग है हमारे पास, उसका रेडियस r है, उसके ऊपर हमने q चार्ज दे दिया है और उसका सेंटर जो है वो a है। तो a के b ऑफ द रिंग इज E। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है a के b की वजह से, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, इतने पार्ट की वजह से। ठीक है, यहां पर लिखा है सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट a के b ऑफ द रिंग इज E। The electric field at the center due to the charge on the ACDB। अच्छा, आप ये समझिए कि अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है और 1/4 की वजह से E है तो सारे 1/4 की वजह से E ही होगा। अगर मैं एक रिंग को ऐसा मान लूं तो इस रिंग के सारे 1/4 पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E ही रहेगा। आपको पूछा है कि ACDB की वजह से सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और कहां रहेगा, तो ACDB ये रहा ACDB। तो हमें बेसिकली ACDB इतने की बात करनी है सेंटर पर। इसमें से देखिए अगर यहां पर प्लस चार्ज है तो उसकी वजह से सेंटर पर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर यहां पर प्लस चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। दोनों का E ही रहेगा क्योंकि सारे 1/4 पार्ट की वजह से E ही होता है, हमने पहले ही बात कर ली। यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई सेंटेंस मिस हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे सोल्व किया है। तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएंगे। अभी बचा ये एक अकेला, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है, तो इन दोनों का कैंसिल हो गया। ACDB में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस तरफ बचेगा, जो कितना होगा, अगर एक ही पार्ट का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जितना बचेगा, यानी कि E इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमारे पास रहेगा। ऑप्शन में से आप मैच कर लीजिए, ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स OK, यानी कि O के डायरेक्शन में E जितना रहेगा। ये रहा फोर्थ ऑप्शन, E अलोंग OK। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। टू चार्जेस E and 5E आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R।
where charge q should be placed such that the total force on the q becomes 0। दो चार्ज है बेसिकली हमारे पास, एक चार्ज है E, एक चार्ज है 5e। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है r है। आपको बोला है कि दोनों के बीच में एक q चार्ज को मैं कहां रख दूं कि जिसकी वजह से उस q चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 हो जाए। इसको बोलते हैं अगेन कंसेप्ट ऑफ द नल पॉइंट। तो जहां पर भी आप उस q चार्ज को रखेंगे उसके ऊपर टोटल फोर्स 0 होगा। तो अगर इससे x डिस्टेंस पर है, मान लिया कि इससे x डिस्टेंस पर वो मिल रहा है जहां पर इसका टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। सबसे पहली बात कि अगर ये चार्जेस दोनों लाइक चार्जेस, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो नल पॉइंट आपको मिलता है बीच में। अनलाइक होगा तो बाहर की ओर मिलेगा, बीच में मिलेगा या बाहर की ओर मिलेगा, दोनों ही केसेस में जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा उससे नजदीक ही होगा। यह कंसेप्ट भी पूरा डिटेल में आगे के वीडियो में समझाया हुआ है। अब यहां पर जो मिलता है उसका नल पॉइंट का इक्वेशन भी आगे हमने आपको समझाया है। तो उस नल पॉइंट का इक्वेशन क्या होता है? दिस x इज इक्वल्स टू d अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 डिवाइड बाय q1 प्लस और माइनस 1। प्लस और माइनस में से अगर ये लाइक चार्जेस है तो हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो उसका मतलब कि अभी के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा d डिवाइड बाय अंडर रूट में q बिगर अपॉन q स्मॉलर प्लस 1। फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू d इज अ टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज r डिवाइड बाय q बिगर अपॉन q स्मॉलर दैट इज 5e डिवाइड बाय e अंडर रूट, और क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस है बीच में आएगा प्लस, e से e कैंसल, आपका आंसर आएगा r डिवाइड बाय अंडर रूट 5 प्लस 1। और कहां पर आएगा? स्मॉलर चार्ज के मैग्नीट्यूड से ही ये डिस्टेंस होगा और दोनों के बीच में ही आएगा। आगे का वीडियो आपने रिफर नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां से आपको इसका पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा। आपका आंसर आएगा r अपॉन रूट 5 प्लस 1 फ्रॉम e, r अपॉन रूट 5 प्लस 1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया C। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग एक स्फीयर में यहां पर बना लूं तो उसमें चार्ज ऐसे बीच में भी रहता है, ठीक है। उससे आपको बोला है कितने डिस्टेंस पर? 2r डिस्टेंस पर आपको बोला है। उसका रेडियस जो है वो r है और इससे 2r डिस्टेंस पर यानी कि बाहर की ओर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E जितना है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन। उसके बाद हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर ये होलो होगा या फिर ये कंडक्टिंग होगा तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड ही है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सॉलिड मान के चलेंगे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका फॉर्मूला, अगर मुझे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ डिवाइड बाय r स्क्वायर, और अगर मुझे इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो वो होता है KQ स्मॉल r डिवाइड बाय r क्यूब। तो आइए हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो हमें E फॉर्मूला बोला है 2r डिस्टेंस पर यानी कि आउटसाइड पर, ठीक है। तो E जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 2r का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4r स्क्वायर। और अगर हम इनसाइड की बात कर ले तो ये हो जाएगा E डेस्क मान लेते हैं इसको। तो E डेस्क इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है KQ, ये R वो है जहां पर आप फाइंड कर रहे हो। तो मैं कहां पर फाइंड कर रहा हूं? मैं बेसिकली फाइंड कर रहा हूं r/2 पर। अपॉन में मुझे रखना होता है उसकी रेडियस का क्यूब, तो ये हो गया उसके रेडियस का क्यूब। इसमें ये क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो E डेस्क आपका बनेगा KQ डिवाइड बाय 2r स्क्वायर। तो ये आपको E मिल गया, ये आपको E डेस्क मिल गया। आपको पूछा है कि E डेस्क और E का रिलेशन क्या होगा, यहीं से ही अगर आपको डायरेक्टली समझ आया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर E डेस्क को मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं तब जाके ये E बनेगा, तो उसका मतलब कि E डेस्क इज इक्वल्स टू 2E बनेगा। इसके डिनोमिनेटर में 2 है, उसमें 4 है, तो इसको और 2 से डिवाइड कर दूं तब जाके वो E जितना बन जाएगा। तो उसका मतलब कि E डेस्क इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2E आएगा, ठीक है। तो E डेस्क इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2E। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थोड़ा सा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। 3r/2 डिस्टेंस, पहले तो ये पता होना चाहिए कि r से ज्यादा है या कम है। ये r से ज्यादा है। 3r/2 डिस्टेंस के ऊपर
ये कौन सा स्फीयर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R/2 यानी कि इनसाइड, तो बाहर जितना भी हो उससे हमें क्या मतलब, हमें तो यही देखना है कि कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली आपका आंसर हो गया 0। आपको ये कंसेप्ट पता चले इसीलिए ये दो क्वेश्चन मैंने हैंड रिटन किए हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला और एक कंडक्टिंग स्फीयर वाला। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि नॉन कंडक्टिंग में ही इनसाइड का फॉर्मूला होता है, वो आगे बता दिया। कंडक्टिंग में बाहर कितना भी दिया हो, अगर स्फीयर के अंदर आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगेन इट इज अ PYQ ऑफ द नीट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साथ में बने रहिए। हमें ऐसा बोला है कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ L, यानी कि इस तरीके से मैंने यहां पर इन दोनों को L लेंथ के साथ ऐसे यहां पर सस्पेंड किया है। उसके बाद हमें बोला है इनिशियली दे आर एट अ डिस्टेंस D, अभी दोनों के ऊपर चार्ज Q है, तो उस चार्ज Q होने की वजह से दोनों में रिपल्सन लग रहा है। यहां पर लिखा है बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन। तो ये दोनों को ऐसे रखा, इन दोनों के ऊपर जैसे ही चार्ज आया Q चार्ज, ये दोनों अपार्ट हो गए एक दूसरे से। तो ये हो गए अभी कुछ इस तरीके से हो चुके हैं, ये ऐसे, ठीक है। और इस वक्त इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है और वो इक्विलिब्रियम में पड़े हुए। The charges begin to leak from both the sphere at a constant rate, दोनों में से चार्ज लीक होना स्टार्ट कर चुके हैं। चार्ज अगर लीक होंगे तो इनके रिपल्सन का फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नजदीक आना स्टार्ट करेंगे। तो हमें बोला है कि एज अ रिजल्ट स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद अ वेलोसिटी v, जैसा मैंने बोला कि वो नजदीक आना स्टार्ट करेंगे। तो इनकी जो वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर, वो क्या होगा? तो पहले तो मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर फोर्सेस किस तरीके से लगते हैं। तो ये डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो D/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें D दे रखा है दोनों के बीच में। इसको यहां से इस तरफ की ओर टेंशन लगेगा, इस तरफ की ओर उसको लगेगा QE। अगर मैं मान लूं कि यहां पर एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल थीटा रहेगा, तो T का ऊपर की साइड का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा T कोस थीटा, और इस तरफ का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा T साइन थीटा। नीचे की ओर इसको जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इसको लगेगा mg। तो इसमें अगर मैं लिखूं कि T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg और T sin थीटा इज इक्वल्स टू बन जाएगा QE, और इन दोनों का मैं रेशियो ले लूं 2/1 करो तो T से T कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू QE डिवाइड बाय mg बन जाएगा। ये 2 के डिवाइड में इस 1 को आप रख दीजिए, आपका यही आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू QE जो है वो कूलम फोर्स है, विच इज KQ स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अभी ये पोजीशन वो है जब वो इक्विलिब्रियम में थे, इसके बाद उसमें से चार्ज लीक होना स्टार्ट हो चुका है, और चार्ज लीक हो जाने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से नजदीक आने लग गए। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से नजदीक आने लग जाए, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसको, नजदीक आने लग जाए, तो इस टाइम पे उनके बीच का कुछ डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन में कोई भी एक x डिस्टेंस एट इंस्टेंटेनियस टाइम दिया है, तो x डिस्टेंस हो जाए, तो यहां पर जो डिस्टेंस बचेगा इतना वो हो जाएगा x/2। मैं ये वाला ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया वही वाला ट्राइंगल ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है वो है x/2, यहां पर हमारे पास एंगल है थीटा, ये है हमारे पास L लेंथ, ये वाला L लेंथ, ये वाला जिसमें हमने इसको सस्पेंड करके रखा हुआ है वो ये रहा, ये L लेंथ का स्ट्रिंग वो आपको दिया है। अभी उसके बाद अगर इस ट्राइंगल में से मैं tan थीटा लगा लूं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा x/2 अपॉन L। ये हो गई tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा की वैल्यू मुझे वो मिल जाएगी KQ स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस इसमें से भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, D की बजाय आप x ले लो, नजदीक आने लग जाए तो कोई भी और डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस, तो KQ स्क्वायर डिवाइड बाय x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय m इंटू g, और tan थीटा की एक और वैल्यू हमने निकाल ली है विच इज x/2l। तो ये मैं यहां पर लिख दूंगा x डिवाइड बाय 2l इज KQ स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर इंटू mg। इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, ये x सामने जाएगा तो x का क्यूब
और यहाँ पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। बाकी तो सारे कांस्टेंट है, 2L K G M वो सारे कांस्टेंट है, हमें सिर्फ इतने का ही काम है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूं तो मैं लिख सकता हूं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 3/2। अभी अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं dq डिवाइड बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 पावर। अच्छा, 3/2 में से अगर आप एक घटा दो तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1/2। तो यहां पर मैं x का पावर लिखूंगा 1/2 और फिर से x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विच इज dx डिवाइड बाई dt, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें से ये जो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है dx बाई dt वही तो हमारा वेलोसिटी है, और dq बाई dt है वो है चार्ज लीक। वो आपको क्वेश्चन में दिया है कि चार्ज लीक जो है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है, चार्ज बिगिन टू लीक एट कांस्टेंट रेट। तो ये dq बाई dt भी कांस्टेंट है, ये 3/2 भी कांस्टेंट है, सिर्फ ये दोनों बचे हैं। इसको अगर मैं नीचे जाने दूं तो 1/x का पावर 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx बाई dt इज वेलोसिटी। अगर वो 1/2 पावर ऊपर आएगा तो वो बनेगा -1/2, यानी कि वेलोसिटी जो है वो x के पावर -1/2 के ऊपर डिपेंड करती है। ये था एक नीट का PYQ। इसी के साथ हम आज के क्वेश्चंस को समाप्त करते हैं यहीं पर। इसका एक और लेक्चर ऐसा होगा जिसमें हम और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे कंसेप्ट कवर हो जाए ऐसे हम क्वेश्चंस देखेंगे। आगे के वीडियो देख लीजिए, इसको रिफर करके रखिए और अगले वीडियो का इंतजार कर लीजिए। हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए और देखते रहिए हमारा चैनल। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।